एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस लेकर हमारी आज की कहानी हमसे शेयर की है मीनाक्षी ने। और ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच है जो आज भी रातों में मीनाक्षी की नींद तोड़ देता है। यहाँ जो भी कुछ हुआ सब कुछ मीनाक्षी की आंखों के सामने हुआ अपने छोटे भाई दीपू के साथ, जब वो सिर्फ 5th क्लास में पढ़ता था। मीनाक्षी ओडिशा के कांधामल डिस्ट्रिक्ट के बालीगुड़ा टाउन से है और उनके परिवार में एक ऐसी घटना हुई जिसने इनके पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया और बात बनाई इनके छोटे भाई की जान पर। तो मीनाक्षी एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती थी। ये लोग बालीगुड़ा में रहते थे, जो कि एक NAC है। यहाँ पर NAC का मतलब होता है नोटिफाइड एरिया काउंसिल, यानी बेसिकली एक छोटा सा टाउन था। इसके पिताजी जो थे वो वहां के फायर स्टेशन पे पोस्टेड थे। इनकी मदर वैसे एक होम मेकर थी, लेकिन पार्ट टाइम वो टेलर का काम किया करती थी अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। तो टोटल मिलाकर इनके फैमिली में ये 5 मेंबर थे। इनकी मदर, फादर, इनका बड़ा भाई पप्पू, ये खुद और इनका भाई दीपू। सब कुछ शुरू हुआ इनके स्कूल से। इनका भाई दीपू बेलागुड़ा की सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में पढ़ता था और इनके स्कूल के जस्ट पीछे एक क्रिश्चियन ब्यूरियल ग्राउंड यानी क्रिश्चियंस का एक कब्रिस्तान था। संडे को इन 5th क्लास के बच्चों को कुछ प्रैक्टिस वगैरह के लिए एक्स्ट्रा बुलाया गया था और दीपू वॉशरूम करने के लिए स्कूल के पीछे की तरफ बने टॉयलेट्स के वहां गया था। जब वो टॉयलेट कर रहा था तो दिन के उजाले में उसकी नजर पड़ी उस कब्रिस्तान पर, और उस कब्रिस्तान में हवा में एक लाइट फ्लिकर कर रही थी, एक रोशनी, एक फ्लेम जो हवा में घूम रही थी। और जैसे उसे दिखी अगले ही मोमेंट पर वो फ्लेम गायब हो गई। उसने वापस से ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसे लगा पता नहीं क्या था। वो आया वापस से, उसने अपना स्कूल कंप्लीट किया। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद दीपू अपने घर पे कंप्लेन करने लगा कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। उसके पेट में और सिर में दर्द रहने लगा। शुरुआत में तो सबने लाइट लिया, लेकिन जब वो हर रोज कंप्लेन करने लगा और स्कूल की छुट्टी करने लगा तो फिर सब लोगों को लगा कि शायद ये नाटक कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे वो वीक होने लगा। तब जाकर घर वालों को रियलाइज हुआ कि दीपू नाटक नहीं कर रहा है। इवन जब वो स्कूल नहीं गया और उसके टीचर्स भी इसको देखने घर पर आए तो शुरुआत में तो उन्हें भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन 7-8 दिन के बाद जब वो आए तो उन्हें भी रियलाइज हो गया कि बच्चा वाकई में बीमार है। उसको डॉक्टर्स को दिखाया गया, हेल्थ चेकअप्स करवाए गए, दवाइयां उसकी चल रही थी, लेकिन किसी भी चीज से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब दीपू के साथ चीजें और बढ़ गई थी। नींद के अंदर वो कुछ भूला करता था। नींद में वो बड़बड़ाया करता था, उसे अंदर मत आने देना, उसे अंदर मत आने देना। अपनी मदर के पास सोया करता था और उसकी मदर इन लोगों को बाद में चीज बताया करती थी। अब इनकी जो मदर थी वो एक बहुत ही स्पिरिचुअल लेडी थी। दिन में 2 टाइम वो पूजा पाठ किया करती थी। और जब से दीपू की तबीयत खराब होने लगी थी, उनको ना डिस्टर्बिंग ड्रीम्स आना शुरू हो गए थे। तो जब बार बार उनको ये बुरे बुरे सपने आते, जिसमें कई बार दीपू को एक्सीडेंट हो रहा है, उन्हें ऐसा लगता है कोई दीपू को उनसे कोई छीन के लेकर जा रहा है, तो उन्होंने उनके लोकल में एक महिला थी जो इन सब चीजों के अंदर डील किया करती थी। उसको हम एक एक्सॉर्सिस्ट बोल सकते हैं या तांत्रिका बोल सकते हैं। तो उससे उन्होंने कांटेक्ट किया और दीपू का चेकअप करवाया। वो आई, उसने कुछ अनाज, चावल और एक पेस्ट जिसे मुर्जा बोलते हैं, उसको पहले दीपू के पेट पर लगाया। फिर उसने आंख बंद की और दीपू की नाभि के पास जाकर उसने कुछ मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। और मंत्रों का उच्चारण करते करते अचानक से दीपू का जो पेट था उसे फूल गया, और जैसे फूला उसने अपना सिर हटाया और वो इनके परिवार वालों से बोलती है कि मुझे इसके पेट के अंदर एक बकरे का सिर दिखाई दिया है। मतलब वो कहना चाहती है कि उसके ध्यान में उसके पेट में एक बकरे का सिर आया है। एक्चुअल में से कोई बकरे का सिर उसके पेट पे दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद उसने उसका इलाज किया और कहा कि अब इसको आराम आ जाएगा। और उस दिन से ही दीपू के पेन में आराम आने लगा। तो इन लोगों को लगा कि दीपू जो है वो ठीक हो गया है। अब दीपू को तो पेन में आराम आ गया था, लेकिन इनका जो 2 रूम का घर था, अब उसके अंदर चीजें होना शुरू हो गई थी। बार बार इनके गेट पर और इनकी जो विंडोज थे उन पर नॉक होता था, जैसे कोई बार बार घूम घूम कर खटखटा रहा है और इन्हें देख रहा है। कभी कभी जो फैन था
वो स्विच ऑफ होते हुए भी अपने आप घूमने लग जाता था। और ये सब सपने नहीं थे, ये सब इनकी आंखों के सामने हुआ करता था, लेकिन इन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता था। और कुछ दिनों में ही 3 से 4 दिन के बाद दीपू का पेन वापस से आ गया, और इस बार उसका पेन और भी ज्यादा सीवियर था। दवाइयों ने काम करना बंद कर दिया था, वो जो लोकल हीलर आई थी उससे भी कुछ नहीं हुआ। तो फिर से एक और थोड़े और बड़े तांत्रिक को बुलाया गया। वो आया, उसने दीपू को चेक किया और कहा, इस लड़के के ऊपर काला जादू किया गया है, और इस काले जादू को खत्म करने के लिए एक बकरी के बच्चे की बलि देनी पड़ेगी। ये बात सुनते ही दीपू की मदर ने मना कर दिया। वो अपने एथिक्स और अपनी वैल्यूज को सबसे ज्यादा मानती थी। उन्होंने कहा कि अपने बच्चे की जान बचाने के लिए मैं किसी और के बच्चे की जान नहीं ले सकती हूँ। अगर भगवान की यही इच्छा है कि मेरा बेटा इस तरह से मारा जाए, तो मैं उस इच्छा को स्वीकार करती हूँ, लेकिन मैं अपने बेटे को बचाने के लिए किसी और के बच्चे की बलि नहीं दूंगी, चाहे वो एक जानवर ही क्यों ना हो। जो भी भगवान की इच्छा है मैं उसे हंसते हुए स्वीकार करती हूँ। लेकिन इनके फादर को ये बात गवारा नहीं थी। उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं बकरी के बच्चे को लेकर आता हूँ। और वो एक बकरी का बच्चा ठीक ठाक साइज का लेकर आए, और उसे लाकर इनके घर पे बांध दिया गया, क्योंकि अगले दिन पूजा के बाद उसकी बलि देनी थी। पहले तो वो बकरी का बच्चा बिल्कुल ठीक था, लेकिन जैसे 2-3 घंटे गुजरे, वो बकरी का बच्चा पागल हो गया। वो इधर उधर भागने लगा, और इनके घर की जो नॉर्थ ईस्ट की वॉल थी उस पे जाके सिर मारने लगा, जैसे एक इंसान सिर मारता है। ऐसे बार बार वो अपना सिर उस दीवार पर जोर जोर से मार रहा था, जैसे वो अपना सिर मार मार कर ही खुद को खत्म कर लेगा। उसके बाद इन लोगों ने उस बकरी के बच्चे को एक खूंटे से बांध दिया। सुबह जब वो तांत्रिक वापस आया, उसने उसको देखा और कहा कि अब इसकी बलि नहीं दी जा सकती है, ये प्रदूषित हो चुकी है, इस बलि से अब कोई फायदा नहीं होगा। और फिर उस बकरी के बच्चे को छोड़ दिया गया। इसके कुछ दिनों के बाद इनकी जो मदर थी वो फ्लोर पर सोई हुई थी, क्योंकि उस टाइम उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा था, इसलिए परिवार के बाकी लोगों से वो अलग सोई हुई थी। रात का टाइम था, तभी उन्हें अपने दरवाजे पर एक नॉक सुनाई आती है। वो उठती है, आधी रात गुजर चुकी थी। वो देखती है इस टाइम पर कौन आया है। वो जाती है, घर का दरवाजा खोलती है, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। दरवाजा बंद करके वो वापस आकर लेटती है, और फिर से उसे नॉक सुनाई देती है। फिर से वो उठती हैं, बाहर जाती हैं, देखती हैं फिर से कोई नहीं था। वो फिर आकर लेट जाती हैं, और फिर से उन्हें वो नॉक, वो दस्तक सुनाई आती है। वो झुंझला जाती है और उठकर बाहर जाती है, और जैसे गेट खुलती है, उनकी आंखों के सामने एक औरत खड़ी हुई थी, सफेद साड़ी में, बिल्कुल काली चमड़ी जली हुई, और उसकी कमर पर बंधा हुआ था एक बच्चा। जैसे गांव में इस तरह से बच्चे को लेकर चलती हैं, वो भी एक बच्चे को लेकर खड़ी थी, और बच्चा भी पूरा जला हुआ था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल खतरनाक थी, और उसको देखकर इनकी जो मदर थी बिल्कुल शॉक में आ गई। मतलब उनके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। और फिर डायरेक्टली वो इनकी माँ की आंखों में देखकर बोलती है, इस बृहस्पतिवार को तेरा बेटा नहीं बचेगा, मैं उसे ले जाऊंगी, तुझे जो करना है कर ले, लेकिन मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगी। इसके लिए मैंने बहुत इंतजार किया है, अब तुम इसे खा जाऊंगी। और उसके बाद वो एकदम से गायब हो गई। कि गायब होते इसकी मदर होश में आई। वो पूरी तरह घबरा गई थी, लेकिन उन्होंने थोड़ी हिम्मत बांधी और किसी को कुछ भी नहीं बताया। चुपचाप अपनी जगह पर जाकर बैठ गई, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त का इंतजार करने लगी। जैसे सुबह के 4 बजे उन्होंने सबको उठाया, और उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने उस औरत को देखा है, वो दीपू के बारे में क्या कह रही थी। और वो अपने पति से कहती है कि दीपू की जान खतरे में है, हमें हमारे बच्चे को बचाना होगा। फिर इनके फादर बाजार जाते हैं, और उनके एक पुराने दोस्त से मिलते हैं, जो कि खुद भी एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे, और उनके साथ बैठकर उनको डिटेल में बताते हैं कि पिछले 1-1.5 महीने से उनकी फैमिली के साथ क्या चल रहा है, और कल रात को उनकी वाइफ को एक लेडी दिखाई दी, और उसने क्या क्या बोला। ये सब सुनने के बाद इनके पिताजी के दोस्त ने उन्हें एक बूढ़ी महिला का एड्रेस दिया, जो कि उस एरिया में जानी जाती थी काले जादू और इन सब चीजों से डील करने के लिए। ये जो एड्रेस था, ये इनके घर से करीबन 40-1 किलोमीटर दूर था, और इनके घर में किसी तरह का कोई भी व्हीकल नहीं था। लेकिन इनके जो फ्रेंड थे, उन्होंने कहा कि जितना जल्दी हो सकता है उसको वहां लेकर जाओ, अगर ऐसा कुछ है तो हमारे पास समय बहुत कम है। तो उसके पिताजी ने अपनी साइकिल उठाई, दीपू को बिठाया, उसे पीछे बिठाकर अपने साथ एक उससे बांध लिया, जो थी ना कुछ दुपट्टा सा आप बोल सकते हो उससे, और निकल पड़े साइकिल चलाते हुए उन
बूढ़ी औरत के घर पे, जिनका एड्रेस उनके दोस्त ने दिया था। ये वहां पहुंचे, वहां पहुंचकर उन्होंने दिखाया, सब कुछ बताया। उन्होंने दीपू को चेक किया और चेक करके बोले कि आप बिल्कुल सही समय पर आ गए हैं। अगर 1 या 2 दिन ऊपर नीचे होता तो शायद मैं भी इसे बचा नहीं पाती। उस बुरी आत्मा ने इसकी जो एनर्जी है, उसको बहुत सी एनर्जी को कंज्यूम कर लिया है और बस अब इसमें प्राण मात्र बचे हैं। लेकिन चिंता ना करें, जगन्नाथ बाबा की कृपा से मैं इसे ठीक करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। इसके बाद उस औरत ने इनके पिताजी को एक सेट ऑफ चीजें दी कि ये काम करना है, और उन्होंने दीपू के ऊपर एक रिचुअल परफॉर्म किया। उन्होंने बताया कि उन्हें दीपू के पैरों के नीचे से मिट्टी निकालनी है, और वैसे भी ऐसे टाइम पर जो वहां से निकला हो रात के समय, और उससे कुछ भी नहीं बताना है। उन्होंने एक 2 लाल धागे दिए, जिसे उन्हें दीपू के दोनों पैरों पर बांधना था, और तब तक नहीं खोलना जब तक वो खुद नहीं बोल देती है। इसके अलावा उसने उनके पिताजी को 3 पीपल के पेड़ के पत्ते दिए थे, और अपने मंदिर से काजल ला कर दिया, और उन्होंने कहा कि इसके ऊपर तुम तीनों पत्तों के ऊपर दीपू का नाम लिखो, और जो अग्नि जल रही है वहां पर ले जाकर जला दो। उन्होंने वैसा ही किया, और अगले दिन वो दीपू के पैरों के नीचे की मिट्टी लेकर आए। उस मिट्टी को उस बूढ़ी औरत ने एक जो छोटी मटकी होती है उसके अंदर डाला। आज इनका पूरा परिवार वहां पर आया था। इसके बाद वो लेडी इनको अपने मंदिर के पीछे जो खाली जमीन थी वहां पर लेकर गई। वहां जमीन पर उन्होंने गाय के गोबर से एक स्क्वायर एरिया बनाया। उस पूरे स्क्वायर एरिया के ऊपर उन्होंने नीम की हरी पत्तियां बिछा दी, और उन पत्तियों के बीच में बिठा दिया दीपू। उसके बाद उन्होंने ली हल्दी, और उस हल्दी से उन्होंने दीपू के शरीर के हर हिस्से से घुमा घुमा कर, जैसे सांप चलता है ऐसे कॉइल की तरह ड्राइंग्स बनाई, और हर ड्राइंग उसके हर्ट पर आकर खत्म होती है। जैसे यहाँ से एक सांप निकला, यहाँ से निकला यहाँ, और इस तरह से उसके पूरे शरीर के ऊपर उन्होंने हल्दी रच दी थी। इसके बाद उन्होंने 7 सरसों के बीज लिए, उन सबको 7 छोटे लाल कपड़ों के टुकड़ों में बांधा, और दीपू के चारों तरफ इस तरह से उन कपड़ों को रख दिया। उसके बाद उन्होंने निकाला एक टूटा हुआ कांच का टुकड़ा और एक मुर्गे का पंख, जिसे उन्होंने सरसों के तेल में डुबो रखा था। इसके बाद उन्होंने अपने मंत्र उच्चारण शुरू किए, और मंत्र खत्म करने का तो बोलती है, जहां से आई है वापस चली जा, जिसके शरीर में आई है उसे छोड़ दे। और इतना बोलते ही वो उस मुर्गे के पंख को उठाकर वो उस कांच के ऊपर इस तरह छिटकती, जिससे ऑयल उसकी दरारों में फैल जाता। इसके बाद वो अपने हाथ में एक घंटी लेकर बजाना शुरू करती और अपने मंत्र पढ़ना शुरू करती, और साथ साथ वही प्रोसेस को बार बार करती, और उसका हाथ ऐसे चल रहा था जैसे कोई मशीन चल रही हो। घंटी की आवाज चारों तरफ गूंज रही थी, और तभी एकदम से दीपू की बॉडी में एक झटका आता है। उसकी जीभ बाहर निकल जाती है, आंखें ऊपर रोल हो जाती है, और इतना होते ही वो जो लेडी थी वो चूना उठाती और उसको उसके छाती के, उसके दिल के पास में उस चूने को रगड़ना शुरू करती है, और सबकी आंखों के सामने उस चूने से जहां जहां चूने का निशान वो रगड़ रही थी, वहां पर उसे बकरी की 2 आंखें बनती हुई दिखाई देती है, और उसे देखकर वो बोलती है, ये देखो, इसने यहाँ अपना घर बना लिया था, यहाँ बैठ गई थी वो। और इसके बाद वो जो निशान बना था उसके आंखों का, उसके छाती के ऊपर गायब हो जाता है। उसके बाद उसके जो अंगूठी के ऊपर वो धागे बांधे गए थे, उन धागों को वो खोलती है, उन्हें वो उसी मटकी में जलाती है जहां पर उसके पैरों के नीचे की मिट्टी रखी गई थी। जलाकर वो उसके अंदर डालती है और उसको ऊपर से बंद कर देती है। इसके बाद वो कहती है कि इसके अंदर से तो वो निकल गई है, लेकिन अभी अगले 21 दिनों तक इस बच्चे के शरीर को शुद्ध रखना होगा, वरना वो इसमें वापस आ सकती है। उन्होंने कहा कि अगले 21 दिनों तक आपके घर में ना प्याज, ना लहसुन, ना मीट, ना मदिरा, कुछ भी नहीं आना चाहिए। घर के अंदर जितने भी कांच है सब हटा दो अगले 11 दिनों के लिए। हर शाम 6 बजे कपूर जलाओ, और उसके साथ पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करो, और अगले 21 दिनों तक दीपू के पैर के नीचे वो सो रहा हो, एक दिया जलाकर रखो। ऐसा ही किया गया। 21 दिनों के बाद वापस उनके पास, मतलब बीच बीच में जाते ही रहते थे। फिर प्रॉपर उसका एक फाइनल एग्जामिनेशन हुआ, और धीरे धीरे उसको पूरी तरह क्लींस होने में करीबन 10 महीने लग गए। ऐसा नहीं था कि वो पूरी तरह एक ही रिचुअल में ठीक हो गया था, बार बार उनके पास ले जाया करता था। उसका पेट का दर्द बीच बीच में वापस से उठता था। कई बार उसे बहुत डरावने से सपने आते थे,
और 10 महीने में कहीं जाकर इनकी लाइफ नॉर्मल हो पाई। उस साल दीपू का स्कूल छूट गया था, लेकिन छोटी क्लास थी तो उससे घबराने की कोई बात नहीं थी। लेकिन अब दीपू खतरे से बाहर था और ये सब देखा उस छोटी सी बच्ची मीनाक्षी ने। वो डर, वो शांति, वो बकरी जो पागल हो गई थी, वो माँ जो अपने बच्चे को बचाने के लिए खड़ी हुई थी, वो बाप जिसने अपने बेटे को बचाने के लिए हर एक प्रयास किया, और वो बुरी आत्मा जो एक इंसान के चेहरे में इन लोगों के सामने आई थी। और बाद में जाके इन्हें पता लगा कि दीपू ऐसे ही रैंडमली बीमार नहीं हुआ था, उसके ऊपर काला जादू किया था, और वो भी किसी और नहीं, इनके खुद के कजिन चाचा ने। जी हाँ, इनके फादर के कजिन भाई ने दीपू के ऊपर वो काला जादू किया था, क्योंकि वो इनके परिवार से चलता था, उसके बेटा नहीं था, इसलिए वो भी इनके परिवार से बेटों को गायब करना चाहता था, और उसके इस हेट की वजह से ही दीपू को ये सब झेलना पड़ा। आज दीपू बड़ा हो गया है और वो एक साइंस टीचर है। मीनाक्षी खुद यूपीएससी की तैयारी कर रही है, और ये सब कुछ उन्होंने अपने हाथों से लिखकर हमसे शेयर किया है। तो देखा आपने किस तरह से परिवार के लोग, एक परिवार के लोग अपने ही परिवार के लोगों से जलते हैं, और जब वो सीधे तरीके से कुछ नहीं कर पाते तो चुपके से वो ऐसे रास्ते अपनाते हैं। मीनाक्षी का कहना है कि काला जादू, रिचुअल सब रियल होते हैं, हम लोग इन्हें शायद मानते नहीं हैं, लेकिन जिनके साथ ये चीजें गुजरती है वो इस चीज के गवाह होते हैं। लेकिन चाहे कितनी भी चीजें होती हो, भगवान की शक्ति से ऊपर कोई शक्ति नहीं है। अगर ऐसा होता है तो सही समय पर ढूंढने पर उनका इलाज करने वाले लोग भी मिल जाते हैं। और अगर किसी को कुछ नहीं मिलता है तो जाइए भगवान की भक्ति कीजिए, प्रार्थना कीजिए, वो आपकी हर समस्या का हल करेंगे। जहाँ पर भगवान की पॉजिटिव शक्ति और कृपा है, वहाँ पर ये शक्तियाँ उनके सामने टिक नहीं सकती है। आपको क्या लगता है? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।